This is Govind sir. Welcome back to lecture number 3, continuation of work energy part chapter. Today we are going to discuss about types of force in terms of work done. तो सबसे पहले ना देखो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप्स हैं. तो जो पहला टाइप है और दूसरा टाइप है, दोनों को जो मैं कंपैरिजन करूंगा वो सेम फॉर्मेट में करूंगा सो दैट हमको समझने में डिफिकल्टी नहीं हो. तो हमारा अजम्पशन ऐसा है, ये फर्स्ट फोर्स के लिए कंडीशन होगा, दिस इज द कंडीशन फॉर द सेकंड फोर्स. सो मेरा अजम्पशन है कि कोई पॉइंट ए है एंड देयर इज अनदर पॉइंट बी और सेम क्राइटेरिया मैं दूसरे के लिए भी ले लूंगा. ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ फोर्स एंड ऑल दैट पार्ट आई विल डिस्कस लेटर. ठीक है, दोनों में पहले मेन पार्ट का है, मेन क्या डिफरेंस है उसके हिसाब से देख लेते हैं. तो ये क्या बोल रहे हैं कि जब ना बॉडी ए से बी मूव करेगा, ठीक है, तो ए से बी मूव कर रहा है, सो वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल बाय अ फोर्स फ्रॉम ए टू बी, इसको हमने ले लिया पाथ 1. ठीक है, अब बोल रहे हैं सेम पोजीशन पे पार्टिकल को मूव करे, फ्रॉम ए टू बी मूव कर रहे हैं बट नाउ पाथ 2. क्लियर. अब बोल रहे हैं सेम पार्टिकल को आप मूव करो बट ना फ्रॉम पॉइंट ए टू बी बट along the new path, that is what path 3. ठीक है, और सेम स्टोरी यहां पे भी है. आपने पार्टिकल को A to B मूव किया है along the path 1, then you are moving particle from A to B along the path 2 and same story along the path 3 आपने मूव किया है. करेक्ट. अब तीनों में क्या मतलब, ये दोनों में क्या एक्चुअल डिफरेंस है. तो ये बोल रहे एक केस में क्या होता है, तो देखा सही कि जब वर्क डन आप लेते हो तो वर्क डन जो फर्स्ट केस में है, मतलब वर्क डन टू मूव पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी अलोंग द फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी अलोंग द सेकेंड पाथ इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी अलोंग द थर्ड पाथ. मतलब तीनों पाथ के लिए जो वर्क डन होगा ये क्या होगा, सेम होगा. तो इससे क्या कंक्लूजन हमने निकाला, इससे हमने कंक्लूजन ये निकाला कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट, है ना. इस केस में क्या है, वर्क डन is independent of path followed. समझ में आ रहा है, मतलब हमने कौन सा पाथ फॉलो किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. तो किस पे डिपेंड करता है, एंड डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, एंड डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. जो वर्क डन होता है इस केस में वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है. मतलब इनिशियल पोजीशन कहां पे है, फाइनल पोजीशन कहां पे, आप किसी भी वे से जाओ बट आपका जो वर्क डन का वैल्यू होगा दैट विल बी सेम. बात समझ आ रही है. तो इस चीज में ना क्या है ना, वर्क हमारा ना कंजर्व हो रहा है. कंजर्व मतलब सेम, कंजर्व, कंजर्व मतलब क्या होता है, सेम या कांस्टेंट. तो इसके लिए ना ये क्या कर रहा है, वर्क को कंजर्व करके रख रहा है. इसके लिए यहां पे जो फोर्स होगा उसको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स. अच्छा, कंजर्वेटिव वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि ना यहाँ पे कंजर्व का मतलब कांस्टेंट होता है. तो ये कांस्टेंट, ये फोर्स ऐसा है जो वर्क को कांस्टेंट रखेगा. समझ आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव फोर्स. सो कंजर्वेटिव फोर्स इज द फोर्स व्हिच विल कीप द वर्क कांस्टेंट. इट विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, इट विल डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल और फाइनल पोजीशन होगा तो वर्क डन कांस्टेंट होगा, कोई भी पाथ फॉलो करो कोई फर्क नहीं पड़ता. दूसरे केस में क्या है, चीजें उल्टी हो जाती है. ये क्या बोल रहे हैं, यहां पे जो वर्क डन है, वर्क डन टू मूव द पार्टिकल ऑफ बॉडी फ्रॉम ए टू बी अलोंग द पाथ 1 एंड टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी अलोंग द पाथ 2. मतलब फर्स्ट पाथ और सेकंड पाथ, थर्ड पाथ इस केस में सेम है, बट यहां पे फर्स्ट पाथ का वर्क डन सेकंड पाथ का वर्क डन जो होगा वो सेम नहीं होगा. दो दे आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द पॉइंट जो उनका वो सेम ही है. सेम थिंग होगा अगर थर्ड पाथ को भी फॉलो करेगा तो भी सेम नहीं होगा. गॉट इट. So work done along the first path or work done along the second path, work done along the third path will not be same. तो इस केस में क्या होगा, work done depends on path followed. तो इस केस में क्या होगा, work done जो है depends on path followed. ये ना जो path follow करें ये उसके ऊपर डिपेंड क्या करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता. तो इस केस में ना वर्क डन आपका सेम नहीं है, वर्क डन कांस्टेंट नहीं है, मतलब वर्क डन कंजर्व नहीं है. जब कंजर्व नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव. तो उस टाइम पे जो फोर्स यूज होगा उसको बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. बात समझ में आ रही है. तो अगर आपने ना दो पॉइंट के बीच में वर्क किया है और ना कोई भी पाथ फॉलो करो, वर्क अगर आपका सेम रह रहा है तो उस टाइम पे जो भी फोर्स यूज हुआ रहेगा वो कंजर्वेटिव होगा. बट अगर आप पाथ चेंज करते हो, वर्क डन की वैल्यू चेंज हो जाती है फॉर द सेम इनिशियल फाइनल पोजीशन, तो क्या होगा, वर्क डन आपका कंजर्वेटिव नहीं होगा. दैट विल बी वर्क डन आपका कंजर्वेटिव फोर्स जो यूज होगा वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा. अब इनको डिफाइन कैसे करते हैं,
है ना। तो अभी आपको बताना पड़ेगा कि इफ वर्क डन बाय अ फोर्स by displacing a particle from one point to another point, work done by a force by displacing a particle from one point to another point is independent of path followed and depends upon initial and final position, then such force is called as conservative force. but अगर उस केस में आप डिफाइन करते हो तो आपको क्या बताना पड़ेगा, if work done by a force by displacing particle depends upon displacing particle from one point to another point depends upon path followed, तो क्या हो गया, then such force is called as non conservative force. तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का बस इतना समझना कि जो वर्क डन होगा किसी भी पाथ को फॉलो कर रहे हो सेम रहेगा तो कंजर्वेटिव होगा, और किसी भी पाथ को फॉलो कर रहे हो और वो चेंज होगा, मतलब पाथ अगर आप चेंज करोगे तो वर्क डन की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी. अब ना एक और पॉइंट है कंजर्वेटिव फोर्स में, तो हमको फोकस करने की जरूरत है. नॉन कंजर्वेटिव में हम थोड़ी देर बाद में वापस आएंगे, पहले हम कंजर्वेटिव में थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं. तो ये कंजर्वेटिव फोर्स का जो हमने डिस्कस किया है, तो यहां पे क्या होगा कि अगर ना ये क्लोज लूप बनाता है, लाइक ना वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग क्लोज्ड पाथ, ठीक है. तो क्लोज्ड पाथ होगा तो क्या होगा, क्लोज्ड पाथ मतलब ना, देखो आप समझने की बात यहां पे है कि आप इमेजिन करो तो ये पॉइंट ए है और आपने इमेजिन किया ये पॉइंट बी है. अब बॉडी ए से बी पे अगर जा रहा है, फॉर एग्जांपल ए से बी जा रहा है, ये है फॉलोइंग पाथ 1. अब बॉडी ए टू बी जा रहा है फॉलोइंग पाथ 2. अब ये क्या बोल रहे हैं कि ना पार्टिकल ए से बी तो गया फॉलोइंग पाथ 1, लेकिन ना बॉडी ना वापस आ जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम बी टू ए टू बी हो गया, और ये क्या बॉडी इज कमिंग बैक बी टू ए बाय फॉलोइंग पाथ 2, है ना. यहाँ पे पाथ 1 से जा रहा है, यहाँ पे पाथ 2 से भी जा रहा है, इसलिए पाथ 1 से जा रहा है, पाथ 2 से क्या हो रहा है, आ रहा है. तो अब ना थोड़ी सी चीजों को यहाँ पे समझने की जरूरत है हमको. तो पहले हम ना इस डायग्राम को एनालाइज कर लेते हैं, समझ आ रहा है. तो अगर आपको लेना है तो इसको आप पी डायग्राम ले लो, इसको आप क्यू डायग्राम ले लो समझने के हिसाब से. हाँ, तो अभी ना मैं ना कौन से डायग्राम को एनालाइज कर रहा हूं, मैं एनालाइज कर रहा हूं फ्रॉम डायग्राम पी, है ना. पी डायग्राम से मैं एनालाइज कर रहा हूं चीजों को. तो पी डायग्राम से जब मैंने एनालाइज किया तो व्हाट डिड आई गेट, तो ये वर्क डन ऑन द पार्टिकल के हिसाब से मैं देख रहा हूं, वर्क डन ऑन द पार्टिकल अलोंग द पाथ 1 फ्रॉम ए टू बी, करेक्ट ना. ये मैंने क्या ले लिया, यहां पे ले लिया, ये क्या, ये है वर्क डन ऑन पार्टिकल, ठीक है. अभी क्या हो गया, अलोंग पाथ 2 या अलोंग पाथ 1, अलोंग पाथ 1 कहां से, फ्रॉम ए टू बी, है ना. मतलब वर्क डन ऑन पार्टिकल अलोंग पाथ 1 फ्रॉम ए टू बी, वो किसके इक्वल होगा, जैसा हमने बताया ना कि कंजर्वेटिव फोर्स में क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड को लेके, तो क्या होगा, ये है वर्क डन, ये बता रहा है, ये हो गया वर्क डन ऑन पार्टिकल, कभी वर्क डन ऑन पार्टिकल अलोंग पाथ 2, अलोंग पाथ 2 कहां से, फ्रॉम ए टू बी. क्लियर. अब इसको हम ना मैथमेटिकली अगर लिखेंगे तो इसका मतलब क्या, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, करेक्ट, कौन से पाथ पे, अलोंग द पाथ 1 इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अलोंग द पाथ 2. ये दोनों की वैल्यू सेम होगी. ये क्वेश्चन नंबर 1. अब ये क्या कह रहे हैं कि अब वो सारी चीजों को आप छोड़ दो कि अब ना पी और क्यू दोनों को रिलेट करो. पी और क्यू का मतलब जो वर्क डन ए से बी तक जाने के लिए होगा अलोंग पाथ 2, एंड जो वर्क डन बी टू ए आने के लिए होगा अलोंग द पाथ 2, उनमें क्या रिलेशन होगा. तो अब हम ना दोनों डायग्राम को एनालाइज करेंगे. हम कौन से डायग्राम को एनालाइज कर रहे हैं, फ्रॉम पी एंड क्यू बोथ, हमको दोनों डायग्राम को देखना है. तो दोनों डायग्राम को हम एनालाइज करें तो हमको क्या मिला, पहला वाला पॉइंट तो मैं वैसे लिखता हूं, ये जो क्या होगा, ये वर्क डन होगा. सी वर्क डन किसके ऊपर, ऑन पार्टिकल, कब, अलोंग, वर्क डन ऑन पार्टिकल अलोंग पाथ 2 ले रहा हूं मैं, यहां पे ये वाला पार्ट को, मैं ये पार्ट को फोकस कर रहा हूं. वर्क डन ऑन पार्टिकल अलोंग पाथ 2 कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी, है ना, ए से बी तक मूव करने के लिए, इज इक्वल टू. अब अगर मैं इसी बात को ना दूसरे वाले से रिलेट कर रहा हूं, क्या है वो, वर्क डन, ये हो गया वर्क डन ऑन पार्टिकल, वर्क डन ऑन पार्टिकल अलोंग पाथ 2. अच्छा, यहां पे पाथ 2 है वो छूट गया है, अलोंग पाथ 2, ये ठीक है, अलोंग पाथ 2. अब कहां से, फ्रॉम बी टू ए, मतलब वापस आने के लिए. तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो वर्क डन होगा और ये जो वर्क डन है दोनों सेम तो होंगे मैग्नीट्यूड के टर्म में, बट नेगेटिव होगा. ये मतलब अगर ये पॉजिटिव वर्क डन होगा तो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा.
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब हम ना ए टू बी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट में कैसे इमेजिन किया, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट में इमेजिन किया ए टू बी, जब वो बी टू ए आएगा तो उस टाइम पे जो वर्क डन होगा वो होगा हमारा नेगेटिव वर्क डन। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, एक साथ में लेके जाना है, तो क्या होगा, अब इस पॉइंट को अगर मैं इक्वेशनल टर्म में लिख रहा हूं तो क्या होगा, ये हो गया वर्क डन टू मूव पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी अलोंग पाथ 2 इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम बी टू ए अलोंग पाथ 2। ये बट यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ये क्या होगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब ये बोल रहे हैं ना कि इस बेसिस पे अगर मान लो कि मैंने 2 वाले इक्वेशन को 1 में पुट कर दूं, इफ आई पुट द 2 इक्वेशन इन 1, सो बोल रहे हैं पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, व्हाट डू वी गेट? तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हो गया वर्क डन टू मूव द पार्टिकल ए टू बी अलोंग पाथ 1, मतलब पार्टिकल ऐसा गया। अब क्या है, वापस कहां से आएगा, तो अब मैंने क्या देखा कि जब वर्क डन ना टू मूव पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, वो ना पॉजिटिव वैल्यू, बट उसकी वैल्यू क्या होगा, रिटर्न बैक के लिए बी टू ए के लिए क्या होगा, तो वो वैल्यू किसके इक्वल है, यहां पे देखो ना, ये डब्ल्यू ए बी टू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बी ए ऑफ क्या हो गया 2, मतलब ये क्या हो रहा है, ये रिटर्निंग बैक के लिए हो गया, ये हो गया क्लोज पाथ होगा ना, जाने के लिए फिर आने के लिए। अब इनको अगर हम कलेक्टिवली ले लेंगे तो क्या होता है, वर्क डन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम ए टू बी अलोंग पाथ 1, then work done by particle to move from B to A along path 2 is equal to what, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है ना पूरे जर्नी के लिए वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0। ये क्या हो गया, तो इससे मुझे समझ में आ गया कि वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ, वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ is always zero, is always zero। कब होगा, by conservative force, समझ में आ रहा है? So work done along closed path is always zero by conservative force। ठीक है, इस पॉइंट को हमें याद रखना है। So, अब क्वेश्चन ये है कि what will happen अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में नहीं होगा क्या, वो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या होता है ना, इससे पहले एक और है, हमको देखना पड़ेगा ये कि चलो ठीक है क्लोज पाथ के लिए 0 हो गया, दैट पार्ट वी अंडरस्टूड थ्योरेटिकली, हमने ये एक डायग्राम वगैरह के हिसाब से और कंक्लूजन के हिसाब से हमने देख लिया। अब हमें ये भी देखना है कि एक्चुअल में कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है उसमें वर्क डन इक्वल होता है क्या, समझ आ रहा? फिर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर आ जाएंगे, है ना। एक चीज ध्यान देना कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बॉडी ए से बी गया, फिर बी से वापस ए पे आएगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो गई। जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो गई तो वर्क डन भी क्या हो गया, 0 हो गया। क्लोज पाथ में यही कंडीशन होगा, क्लोज पाथ में ना जो अब तक हम डिस्कस करते आते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो हमारा ये अजम्पशन है कि हम ये अज्यूम करके चले कि वो फोर्स कंजर्वेटिव होगा। उस अजम्पशन के बेसिस पे ही हमारी चीजें होती रही होंगी कि मान लो बॉडी ना ए से मूव कर रहा है, ए से बी गया, ठीक है, बी से सी गया, फिर सी से ना डी पे गया, फिर डी से फिर वापस ए पे आ गया, तो हम उसका वर्क डन क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। क्यों, क्योंकि ना डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0, हम लेते हैं ना वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है तो वर्क डन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये तभी अप्लीकेबल है जब ये फोर्स ना कंजर्वेटिव होगा, बट अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगा तो ये क्राइटेरिया नहीं है। जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो वर्क डन 0 हो जाए। ये पॉइंट आप प्लीज नोट कर लेना, इट इज नॉट कंपल्सरी कि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन 0 हो जाए। इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैंने नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ रहा है, अभी नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमको ना ये प्रूफ करके दिखाना है कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एक्चुअल में वर्क डन किसी भी पाथ के लिए सेम होगा। वो तो हमने लिया था ना कि फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, थर्ड पाथ के लिए सेम होगा, बट हमने देखा नहीं है कि एक्चुअल में होता है या नहीं होता है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ना एग्जांपल अगर आप लेते हो कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल लेते हो, है ना, एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर हम लेते हैं तो देयर आर 3 फोर्सेस जो ना आपको बहुत अच्छे से पता है। अच्छे से पता मतलब कुछ चीजें जो आप 12th में उसमें से एक फोर्स के बारे में डिस्कस करोगे, एक फोर्स आपको ऑलरेडी पता है, और जो बाकी फोर्सेस है मतलब एक और फोर्स है जो आप ना इसी चैप्टर में आगे जाकर स्टडी करोगे। सो अगर मैंने ना कंजर्वेटिव फोर्स लिया है यहाँ पे ना, दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो जो इसका एग्जांपल है ना कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो एग्जांपल है उस पर भी फोकस करने की जरूरत है। तो जो पहला एग्जांपल है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ये आपने पहले स्टडी करा हुआ है। अब हम ना जो है प्रूफ कर सकते हैं इसके बेसिस पे ही हम इसको यूज करेंगे, समझ आ रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम यूज करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। इस केस में वर्क डन एक्चुअल में सेम होता है। जो दूसरा है वो है इलास्टिक फोर्स, ये आप ना इस चैप्टर में भी आपको मिल जाएगा, और जब आप ना प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर करोगे तभी भी आपको पता चलेगा इलास्टिक फोर्स।
इसको ना स्प्रिंग फोर्स भी बोलते हैं। जो थर्ड है वो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब ऐसा नहीं कि इतने फोर्स इसके अलावा फोर्स है, बट ये वो फोर्सेस जिनको आप ना इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। तो इनको हम ना बेसिकली बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो कंजर्वेटिव फोर्स के ये 3 एग्जांपल हुए, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मैं क्या करता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो वर्क डन सेम होता है या नहीं होता है। तो अभी आज यहां पे क्वेश्चन होता है, शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये होता है, और दूसरा जो हमको पता है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो आपको बताना है कि चलो ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये क्या कंजर्वेटिव फोर्स उस हिसाब से होगा ना। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब कोई भी पाथ होगा सबके लिए वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सो अब ये क्या कह रहे हैं कि सबसे सिंपल सा टास्क आपको क्या लेना है कि चलो ठीक है, अगर हमने ना ग्रेविटेशनल फोर्स के केस पे लिया तो आप जनरल टर्म में ना वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये है ना टर्म, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहां पे मेरा अजम्पशन ऐसा है, इस जगह पे मेरा अजम्पशन ऐसा है कि W की वैल्यू जो है ना F इंटू एस होगा किस केस में, जहां पे थीटा का वैल्यू 0 होगा। मतलब वर्क इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वहीं पे होगा जहां पे थीटा का वैल्यू 0 होगा, बट वर्क डन का वैल्यू 0 होगा अगर थीटा का वैल्यू 90 होगा। तो बेसिकली आई एम गोइंग टू मूव एट विद दिस अजम्पशन। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें मैं 3 कंडीशंस को डिस्कस करूंगा। फर्स्ट कंडीशन, मेरा अजम्पशन है कि चलो ठीक है, ये है ना ग्राउंड आपने ले लिया, यहाँ पे या थोड़ा सा ज्यादा हाइट ले लेते बेटर रहेगा, ये ले लिया आपने, ये आपका पोजीशन, ये पार्टिकल आपका ए हो गया, करेक्ट। अब इसको आपने मूव कर दिया, यू आर मूविंग इट अप टू सर्टेन हाइट, आपने इसको मूव कर दिया साइड पे, ये हो गया बी। जो बोल रहे हैं जो हाइट है वो है वैल्यू एच है, जहां तक आपने मूव किया। अब इसको मूव करने के लिए क्या होगा, हाउ मच फोर्स डू यू नीड टू मूव इट, तो इक्वल टू इट्स वेट, बराबर। तो इस केस में जो इसका वेट है ना, दैट इज एक्टिंग, दैट इज mg, बराबर। तो अब अगर मुझे समझना है तो मैंने क्या समझा कि इस केस में जो फोर्स का वैल्यू है, फोर्स दैट इज कैपिटल F का वैल्यू जो है इस केस में क्या हो, mg है, और जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है इस केस में वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपने क्या किया, उसको a से b तक मूव किया, दैट इज व्हाट h। और हमारे पास तो देखो फोर्स मैंने क्या ना, ये वेट का डायरेक्शन है, बट हमने जो फोर्स अप्लाई किया ना, फोर्स जो अप्लाई किया, फोर्स हमने किधर अप्लाई किया, फोर्स हमने अप्लाई किया अपवर्ड डायरेक्शन में, विच इज इक्वल टू वेट। ये बात समझ में लीजिए आपको कि वेट अगर इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट हो रहा तो आई विल अप्लाई दैट मच अमाउंट ऑफ फोर्स और उसको मूव करूंगा अपवर्ड डायरेक्शन में। जनरली आपको ऐसा लगता होगा उसके इक्वल होगा तो वो मूव नहीं करेगा, थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर होता है, बट हम ना अजम्पशन में एक्जैक्टली इक्वल ही मान के चलते हैं, समझ में आप। मतलब आपने mg मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट, आपने mg अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के उसको h हाइट तक लेके गए। तो जो हमने लर्न किया है क्या है, सिंस क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क हो गया, फोर्स का वैल्यू क्या हमको मिला यहाँ पे, वेट के टर्म, मतलब ये फोर्स अप्लाइड हो गया, दैट इज इक्वल टू वेट, और कितना डिस्प्लेसमेंट है, h है। तो वर्क डन की वैल्यू हो गई mgh। अब आपको लग रहा है mgh क्या, पोटेंशियल एनर्जी है, बराबर ना। तो वही होता है कि वर्क डन जो होता है, मतलब इफ यू आर गोइंग टू रेज द ऑब्जेक्ट एट सर्टेन हाइट, वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को गेन करेगा। तो वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट अप टू सर्टेन हाइट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट अप टू सर्टेन हाइट। जितना वर्क डन होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्टोर होगा। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट में क्या बोला कि चलो ठीक है, अब ना इस स्टोरी को थोड़ा सा हम ट्विस्ट कर देते हैं। मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट आपका ए है उसको आप ए ही रहने दो, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट मान लो कि आप यहाँ पे ए के पोजीशन पे, उसी पोजीशन पे है, ठीक है। थोड़ा सा ना डायग्राम आपको अप एंड डाउन दिखेगा तो प्लीज डू मैनेज, कोई इशू नहीं है। तो अब ये है ऑब्जेक्ट को, आपने ऑब्जेक्ट को क्या किया, यहां से मूव किया, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट को यहां से बी पे मूव किया। अब ऑब्जेक्ट को हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है ऑब्जेक्ट का ना, वो ये हाइट पे रहेगा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट को हमने बी से कहां मूव किया, सी पे मूव किया, सी से हमने ऑब्जेक्ट को कहां मूव किया, डी पे मूव कर दिया, डी से हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे मूव कर दिया, ई पे मूव कर दिया, ई से हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे, मान लो फाइनली ये एफ पे हमने यहां पे मूव किया। एंड व्हाट डिड वी गेट कि यहां से यहां तक का जो वैल्यू है ना वो क्या है, एच है, बराबर, ये सेम हाइट, बराबर।
और हमारा अजम्पशन है कि A टू B का जो है H1 होगा, D टू C का H2 होगा और E टू F का एक होगा H3 होगा, बराबर। अब यहां पे जो फोर्स एक्ट होगा ना, फोर्स जो एक्ट होगा उसकी वैल्यू हर जगह पे क्या होगी, सेम होगी, दैट इज व्हाट mg, बराबर। बट जो डिस्प्लेसमेंट है हर केस में सेम नहीं होगा, समझ में आ रहा है। और जो फोर्स की वैल्यू ना कहीं पे भी आप ले लो, आप यहां पे फोर्स की वैल्यू ले लो, यहां पे फोर्स की वैल्यू ले लो, कहीं भी फोर्स, तो एवरी केस में फोर्स का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो हर केस में जो फोर्स होगा ना, दैट मस्ट बी एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, और उसकी वैल्यू क्या है, mg के इक्वल है। तो जब फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन होगा तो दैट विल बी कंसीडर, बट बाकी कंडीशन में क्या होगा, जीरो हो जाएगा। व्हाई, बीसी वाले सेगमेंट में क्या हो गया, यहां पे गिरा, मतलब फोर्स अप एक्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो 90, ठीक है। तो अब अगर मुझे ना लेना है, इफ आई वांट टू कंसीडर, तो आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि चलो ठीक है, वर्क डन हमने कंसीडर किया, तो W इज इक्वल टू क्योंकि फोर्स अप लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी अप है, प्लस अब ये जो B टू C पार्ट में होगा, फोर्स इज एक्टिंग अप बट डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है, तो 90 डिग्री वो जीरो हो जाएगा। मतलब इतना तो हमको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बराबर। अब क्या होगा, C टू D पार्ट, फोर्स इज एक्टिंग अप एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इन दैट डायरेक्शन, तो वर्क डन टू मूव फ्रॉम C टू D। नाउ D टू E पार्ट में वर्क डन की वैल्यू जीरो होगी, करेक्ट। तो अगर आपको मेंशन करना होगा तो आप यहां मेंशन कर सकते हो कि जो वर्क डन है कौन से पार्ट का, वर्क डन टू मूव बॉडी फ्रॉम B टू C, वर्क डन टू मूव बॉडी फ्रॉम E टू D, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्यों जीरो होगा, बिकॉज थीटा का वैल्यू इज व्हाट, 90, है ना, मेगा फर्स्ट। अब वर्क डन ये वाले पार्ट के लिए भी नहीं है, D टू E वाले पार्ट के लिए, E टू D या D टू E वाला पार्ट, D टू E ले लो। सो अब क्या होगा, वर्क डन फॉर E टू F वाला पार्ट, तो जैसा मैंने समझा यहाँ पे W इज इक्वल टू व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग टू मूव बॉडी A टू B, अमाउंट ऑफ फोर्स आपका फिक्स है, दैट इज व्हाट mg, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। बॉडी को कितना मूव किया हमने, h1 मूव किया, प्लस W, ये C टू D वाले पार्ट में क्या होगा, फोर्स का वैल्यू mg रहेगा, बट बॉडी को मूव किया हमने h2। अब WEF वाले पार्ट में भी क्या होगा, फोर्स का वैल्यू mg रहेगा, बट बॉडी इज मूव्ड बाय h3। अब क्या होगा, इस केस में mg को वी आर टेकिंग कॉमन, तो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, h1 प्लस h2 प्लस क्या होगा, ये h3 हो गया। सो इफ यू सी वेरी केयरफुली, h1 h2 h3 ऐड करके ही आपको h की वैल्यू मिलेगी, बराबर। ये क्या हो जाएगा, mg क्या हो गया, h हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, करेक्ट। मतलब देखो आप डायरेक्टली लेके जाओ A से B तक तो आपका वर्क डन mgh है, आप लेकिन इतना घुमा फिरा के भी लेके तो भी आपका वर्क डन mgh है, बराबर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इसके लिए देखो ये पर्टिकुलर डायग्राम की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है कि जब हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लेंगे, बस आपको इतना याद रहना चाहिए कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो होगा, जो वर्क डन होगा वो पाथ डिपेंडेंट होगा, है ना, दैट विल डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। तो अब थर्ड पॉइंट हमने क्या लिया, थर्ड पॉइंट में देखो मैं डायग्राम उसी हिसाब से ले लेता हूं कि चलो ठीक है, एक ऐसा सरफेस आप ले लेते हो, ये जो हाइट की वैल्यू आपने h लिया है उसके हिसाब से ले लिया, ये यहाँ पे ऐसे, है ना। अब आपका चॉइस है कि आप ऑब्जेक्ट को यहां से A से मूव करके आप उसको B तक लेके जाते हो। तो आपका अजम्पशन है कि चलो ठीक है, ये पाथ फॉलोड है, और आपका अजम्पशन है कि यहां से A से B तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, s हो गया, ये जो एंगल होगा ये थीटा होगा। अभी हम बॉडी को मूव करें ओवर द इंक्लाइंड प्लेन, हम देखना चाहते हैं कि क्या अभी भी हमको वर्क डन सेम मिलेगा या डिफरेंट मिलेगा, बराबर। सो अब इस केस में देखो वर्क का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्क, है ना, तो यहां पे अगर मैं ये जो हाइट की वैल्यू h होगी, दैट शुड नॉट चेंज, करेक्ट ना। तो अब मेरे हिसाब से देखो, अब ये थर्ड वाले पॉइंट ले लिया हमने C पॉइंट, तो हमने क्या लिया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने इमेजिन कर लिया, करेक्ट। अगर आपको याद होगा कि जब ऑब्जेक्ट कहीं पे होगा इंक्लाइन सरफेस पे, तो पहले ये ना हमने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में क्या था, इसका mg का वैल्यू इज एक्टिंग डाउनवर्ड, बट ना ये जो इसका फोर्स, एक तो यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट बनेगा, दिस कंपोनेंट का नेम इज व्हाट, mg sin थीटा, दूसरा इसका कंपोनेंट एक यहाँ पे नॉर्मल है इसका, करेक्ट, और उसके अलावा जो उसके अपोजिट में होगा वो mg cos थीटा, ठीक है। ये जो कंपोनेंट का नाम है, ये क्या mg sin थीटा, उसको परपेंडिकुलर होगा mg cos थीटा। तो जो हमारा वर्क डन वाला जो कंडीशन होगा, बॉडी को आप यहाँ से A से B है, तो आप बेसिकली mg sin थीटा अमाउंट ऑफ फोर्स आप अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है ना, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई टू मूव द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट, mg sin थीटा, ये पॉइंट है। अब वर्क डन पे फोकस करते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया हमारा mg sin थीटा। अब sin थीटा देख के आपको लग रहा होगा ये अब आएगा मजा, देखते हैं कैसे कंजर्वेटिव फोर्स मिलेगा, कैसे हमको वर्क डन सेम मिलेगा, हाउ विल इट बी कंजर्वेटिव फोर्स। mg sin थीटा का होगा s की वैल्यू। अब बोले ना sin थीटा की वैल्यू आप ले दो, sin थीटा क्या होता है, sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर h होगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू s होगी। अब आपने वो वैल्यू को पुट कर दिया, ये होगा mg हो गया, sin थीटा की वैल्यू h अपॉन s हो गया, और ये s हो गया, s को कैंसिल कर दिया आपने, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी इस केस में, व्हाट इज द वैल्यू फॉर वर्क डन, इस केस में वर्क डन की वैल्यू होगी mgh। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो अब आप समझ सकते हो कि ना, अगर हमने बोला शो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स,
तो देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो mg फोर्स एक्ट हो रहा है, हर केसेस में कोई भी पाथ फॉलो करो आपको वर्क डन मिल रहा है mgh। सेकंड पॉइंट जो हमने यहाँ पे कहा, सेकंड क्वेश्चन क्या था, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो एज यू कैन सी वर्क डन अपने को तीनों केस में क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, जबकि हमने ना 3 अलग अलग पाथ फॉलो किया फिर भी। तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट, कंजर्वेटिव फोर्स, और उसमें किसी भी पाथ को फॉलो करो आपको वर्क डन की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। अब हम आया था नेक्स्ट पॉइंट पे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन ना डिफरेंट है, बट अगर क्लोज पाथ के लिए होगा तो वर्क डन कैसे हमें जीरो नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज पाथ के लिए आपको वर्क डन क्या होगा, जीरो मिलेगा क्लोज पाथ के लिए, बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज पाथ के लिए आपको वर्क डन जीरो नहीं मिलता। सो अब अगर मुझे थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करना, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्सप्लेन करना, तो आई लव दिस पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि इतने स्पेस की रिक्वायरमेंट है मुझे, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक ना उसके बेसिस पे भी हम लोग इजीली समझ लेंगे। तो अब यहाँ पे मेरा हेडिंग हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगर एग्जाम्पल आप लेते हो तो पहला जो एग्जाम्पल हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब ना जो दूसरा फोर्स है ना वो बहुत ज्यादा अभी शायद आपको पता नहीं होगा, पहला जो हो गया वो फ्रिक्शन हो गया, पहला जो हो गया फ्रिक्शन, ये है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जो दूसरा हो गया होगा विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। अब ये विस्कस फोर्स कब आएगा, विस्कस फोर्स जब आप फ्लूइड चैप्टर करोगे तब आएगा, ये फ्लूइड के केस में होता है। मतलब विस्कस फोर्स इज आल्सो काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच इज एक्साइटेड बाय फ्लूइड। विस्कस फोर्स को भी हम ना फ्रिक्शन फोर्स की तरह ही कंसिडर करते हैं। ये भी क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। किसके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, फ्लूइड के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो फ्लूइड का रिलेटिव मोशन अगर आप कंसिडर करते हो तो उस टाइम पे ये एक्ट होगा, अदरवाइज वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा। तो ये अभी हमको उसकी जरूरत नहीं है, हमें फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है। तो जैसे अभी ये क्या कह रहे हैं कि चलो ठीक है, आपका अजम्पशन है, देखो आपका अजम्पशन क्या है कि चलो हमने ना ये ले लिया, कोई बॉडी ए से बी तक आप मूव करके लेके जा रहे हो, बराबर ना। हाँ, तो अभी देखो मैंने यहाँ पे वैसे ही ले लेता हूं, मतलब ये एक्चुअल में पाथ तो वही है ना, बट क्या है समझने के हिसाब से, जब ना मैं बॉडी को इधर मूव कर रहा हूं, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में, बट जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा ना वो कौन से डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, बराबर। लेकिन ऑब्जेक्ट को हम किधर मूव करें, राइट में मूव करें। जब ऑब्जेक्ट बी तक पहुंच जाता है तो फिर आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हो। तो ऑब्जेक्ट अभी मान लो अगर यहाँ पे, अब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किधर, इधर है, करेक्ट। लेकिन जो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स किधर एक्ट होगा, इधर एक्ट होगा, बात समझ में आई है। और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किधर है, लेफ्ट में। तो मैंने क्या देखा कि इस केस में अगर आपको लेना है तो इसको पाथ 1 ले लो, इसको पाथ 2 ले लो, यानी तो चलो ठीक है, मैं ए बी ऑर्गन तो है ही ऑलरेडी, ये हो गया वर्क डन टू मूव बॉडी फ्रॉम ए टू बी, बराबर। जब बॉडी को ए से बी तक मूव कर रहे हो तो जो हमने देखा ना, फ्रिक्शनल फोर्स एफ एक्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट एस एक्ट हो रहा है। अगर मैं वेक्टोरियल फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट के टर्म में जाता हूं तो ये क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा हो गया। ये समझने वाली बात क्या है यहाँ पे कि अगर मैं वर्क डन ए टू बी मैंने कंसिडर किया तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ हो गया, ये एस हो गया, बट कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू विल बी 180, बाय थीटा का वैल्यू 180। फोर्स इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, बट डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है। सेम चीज ना यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्लियर। तो उस हिसाब से जो वर्क डन टू मूव द बॉडी ए टू बी है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एफ एस हो गया। बात समझ में आया, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि अगर मैंने वर्क डन बी टू ए के लिए फाइंड आउट किया है ना, वर्क डन टू मूव द बॉडी फ्रॉम बी टू ए, तो सेम क्राइटेरिया होगा, ए वेक्टर एस वेक्टर, वो भी क्या होगा, माइनस एफ एस ही मिलेगा आपको। समझ में आ रही बात। अब क्या होता है कि जब मैं टोटल के लिए लूंगा तो वर्क डन टोटल क्या होगा, तो वर्क डन टू मूव बॉडी फ्रॉम ए टू बी प्लस टू वर्क डन मूव बॉडी फ्रॉम बी टू ए। अब इस केस में क्या हो गया कि फर्स्ट के लिए वर्क डन है माइनस एफ एस, सेकेंड के लिए वर्क डन है माइनस एफ एस, और टोटल वैल्यू होगा माइनस 2 एफ एस। समझ में, ये माइनस साइन का इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि थ्रू आउट जर्नी के लिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट था वो जो भी फोर्स एक्ट हो रहा होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट हो रहा होगा। समझ में आ रहा है कि मतलब ना पूरे जर्नी में आपको ये जो है नेगेटिव साइन ही मिला रहा होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक्जेक्टली अपोजिट। मतलब जब तक मैं उसको राइट में मूव कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट राइट में है, फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट में एक्ट हो रहा है। जैसे मैंने उसका डायरेक्शन चेंज किया, जैसे मैं ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में मूव करूंगा, फ्रिक्शनल फोर्स किधर एक्ट होगा, राइट में स्टार्ट होगा एक्ट करना। मतलब थ्रू आउट द जर्नी, पूरे राउंड ट्रिप के लिए या पूरे कंप्लीट पाथ के लिए, फॉर वन क्लोज पाथ, ये जो है आपका वर्क डन जो रहेगा वो नेगेटिव ही रहेगा। समझ में आ रहा है। लेकिन अब एक चीज आप नोटिस कर लो कि जब बॉडी ने ए से बी तक गया, बराबर ना, तो यहाँ पे उस पॉइंट को मैं कहां लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूं। आई होप आप मैनेज कर लोगे। इस केस में मैंने क्या देखा कि ना डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ना 0 होगी, ठीक है। यह वर्क डन फॉर क्लोज पाथ, यह वर्क डन along closed path, along closed
पाथ, है ना, वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ। ये थीटा वैल्यू 180 आपको समझ में आ गई होगी, इज नॉट इक्वल टू जीरो। किस केस में? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, बट जब आप वर्क डन लेते हो टोटल वर्क डन फॉर क्लोज पाथ के लिए, तो वो क्या होता है? इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आई बात? जैसा मैंने बताया कि हमने अब तक डिस्कस करते आए हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वर्क डन का वैल्यू भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा, बिकॉज W इक्वल F इनटू L, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, वर्क डन जीरो हो गया। बट वो उस केस में है जब फोर्स का कंजर्वेटिव हम कंसिडर करते हैं। जब हम फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव कंसिडर करेंगे तो कंपल्सरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी जीरो हो जाए। ये ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, सीबीएसई में भी क्वेश्चन हो सकता है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन है जब भी आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है बट वर्क डन जीरो नहीं है, तो ये पॉसिबल है किस केस में? जब ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रहा होगा बॉडी पर, तब। सो आई होप ये जितने पार्ट मैंने आपको समझाया ये आपको समझ में आया होगा। अब एक ना बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन है जो आपने ना 9th स्टैंडर्ड में लर्न किया है, ठीक है। सो डेरिवेशन क्या है? सीबीएसई बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी इज बेसिकली, एक हिसाब से देखो तो वर्क डन ही होता है। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होता है ना फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, यू कैन से मैकेनिकल एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब आपको ये शो करना मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। मतलब यहां पे ना एक ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रीली फॉल कंडीशन में है, आपको देखना है कि उस केस में हर जगह पे वर्क डन की वैल्यू क्या है? सेम है। वर्क डन सेम इन द सेंस जो मैकेनिकल एनर्जी है उसकी वैल्यू सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जब डेरिवेशन होगा तभी नहीं यूज करूंगा, आई विल यूज द टर्म टोटल एनर्जी। अब डेरिवेशन के टाइम में भी चीजों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा। सो नाउ आवर टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में जो मैकेनिकल एनर्जी वो कंजर्व होता है, उसका पहले प्रिंसिपल देख लो आप क्या होता है प्रिंसिपल। तो जो प्रिंसिपल किसका? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, यहां पे आर मिसिंग है, मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि इफ वर्क इज डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इफ वर्क इज डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो क्या होगा? देन ऐसे सिचुएशन में जो मैकेनिकल एनर्जी होगा, मैकेनिकल एनर्जी that is what? Sum of kinetic energy of and potential energy, ठीक है, जो रहेगा is always constant। समझ आ रहा है? जो मैकेनिकल एनर्जी होगा is always constant। कब कांस्टेंट होगा? जब वर्क डन किसी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होगा तब। तो अब यहां पे मैकेनिकल एनर्जी हम किसके लिए ले रहे हैं? फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है तो कौन सा फोर्स? तब हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया है तो मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अब ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है वो हमें शो करना है कि मतलब इस कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी। तो अब यहां पे हमें ना कंडीशन लेना है। तो अब देखो आपने क्या किया, आप एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट पे इमेजिन कर लो। तो यू इमेजिन ऑब्जेक्ट एट सर्टेन हाइट। अब उसको हम ना दो लोकेशन पे मतलब 3 लोकेशन पे स्टडी करेंगे। ये फर्स्ट लोकेशन हो गया ए, ये सेकेंड लोकेशन हो गया बी, और ये हो गया थर्ड लोकेशन सी। अब आपके हिसाब से क्या करना है, आप समझ लो जो सी जो पोजीशन ये कहां है? ग्राउंड पे, ठीक है। हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सारे डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने लिया, ये डिस्टेंस को आप अलग से एनालाइज करेंगे, उसके बी से ए का डिस्टेंस उसको हम अलग से एनालाइज करेंगे, ठीक है, और जो टोटल डिस्टेंस होगा इनके बीच का सेपरेशन उसको हम अलग से एनालाइज करेंगे। तो हमारा अजम्पशन है कि फ्रॉम ग्राउंड से जो ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे है वो कौन सा हाइट पे है? वो एच हाइट पे है, ठीक है। और अब आपका अजम्पशन है कि आपने ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप कर दिया। व्हेन यू ड्रॉप द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल रीच टू पॉइंट बी, है ना। ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप। अच्छा, ऑब्जेक्ट ड्रॉप है, इसका मतलब क्या हो गया? यू का वैल्यू हमको 0 ही लेना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है दूसरा। समझ आ रहा है? तो ये हो गया यू, ये इनिशियल पोजीशन होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा, भले ए से बी तक जाए या ए से सी तक जाए, कोई भी जर्नी होगा। मान लो आप बी पे भी कोई डिटेल निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपको ना इनिशियल वेलोसिटी 0 ही लेना है। मान लो आप सी का कोई डिटेल निकाल रहे हो तो आपको निकालना विद रिस्पेक्ट टू ए हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। आपको ऐसे नहीं लेना है कि वी का यहाँ का वेलोसिटी लोगे तो भी निकल जाएगा, बट क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ जाएगा आपका। तो बेटर होगा आप कभी भी ले रहे हो तो आप रेफरेंस लो पॉइंट ए का, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग भी हमारी क्या होगी? थोड़ी बेटर हो जाएगी। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट ए से बी पे अगर शिफ्ट होता है,
तो व्हाट विल हैपन, इट विल शिफ्ट बाय डिस्टेंस x, मतलब ये डिस्प्लेस होगा बाय डिस्टेंस x, और ये टोटल हाइट की वैल्यू h है। अब h में से मैंने x बाहर निकाल दिया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस बचा है b टू c का, वो क्या हो गया, h माइनस x हो गया। क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए फाइनल वेलोसिटी फॉर द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अगर मैं देख रहा हूं तो फॉर्मूला में यूज कर सकता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as यूज करूंगा डिस्प्लेसमेंट। यहां पे s नहीं, ये g आ जाएगा, ये a नहीं g आ जाएगा। अब u की वैल्यू अगर मान लो 0 है किसी जर्नी में, तो ये क्या होगा 2gs हो जाएगा। तो अब ना s की वैल्यू अगर आपको पता होगा कितना डिस्प्लेसमेंट ना अप से डाउन तक हुआ है, तो आप ना उस पोजीशन में v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो ठीक है, देख लेते हैं। एज आई सेड कि ना मैकेनिकल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को हम टोटल एनर्जी बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट ए पे निकालते हैं। तो हो गया एट ए, क्लियर। एट ए पे जो टोटल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। सो लेट्स सी कि जब टोटल एनर्जी एट ए आप ले रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए पे क्या होगा, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट ए। ए पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। क्यों काइनेटिक एनर्जी ए पे 0 होगा, क्यों, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे होगा इन बिगिनिंग, बराबर। आपको उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि क्यों 0 है क्या है, वो आप समझ जाओगे, बराबर है ना। अब आप टीचर पे आप समझ आएंगे कि क्या क्यों 0 होगा यहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या वैल्यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh ना। हमने जो पहला जब हमने कंजर्वेशन ऑफ दिस कंजर्वेटिव फोर्स डिस्कस कर रहे थे, एंड व्हेन वी आर स्टडीइंग कि ना ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्व होता है, तब आपने देखा होगा जब ऑब्जेक्ट को आप ए से एक पर्टिकुलर हाइट तक लेके गए थे, तो उस टाइम में जो वर्क डन था वो किसके इक्वल था, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल था। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वैसे आपको पता है mgh। यहाँ पे mgh मतलब फोर्स है, mg हो गया, और हाइट कितना h तक ले गया, तो mgh होगा ना, हाइट m। ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। तो टोटल एनर्जी एट ए पे कितना मिला हमको, वो मिला हमको mgh मिला है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब हम आते हैं पॉइंट बी के लिए। सो एट बी, तो बी पॉइंट के लिए क्या क्राइटेरिया है वो आप फिर से देख लो जरा। बी पॉइंट के लिए अगर हम लेते हैं तो सेम कंडीशन, हमको काइनेटिक एनर्जी बी पे और पोटेंशियल एनर्जी बी का पता होना चाहिए। तो टोटल एनर्जी बी अगर मैं डिस्कस करता हूं, तो व्हाट डू आई नीड टू नो, आई नीड टू नो काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अब ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी अगर बी की मैं बात करता हूं तो ये हाफ हो गया, m हो गया, जो वेलोसिटी बी पे होगा ना उसको मैंने vb ले लिया। मान लो कि यहां से ना 0 वेलोसिटी से ड्रॉप होकर यहां पे आता है, यहां पे वेलोसिटी vb हो गया, प्लस अब ये होगा mgh। ध्यान देने वाली बात है, पोटेंशियल एनर्जी ना कभी अपर डिस्प्लेस मतलब ऊपर से नीचे कितना है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। किसी पर डिपेंड करता है ग्राउंड से वो कितने हाइट पे है। तो बी पोजीशन ग्राउंड से कितने हाइट पे है, h माइनस एक्स हाइट पे है, तो ये होगा h माइनस एक्स हो गया, बराबर। अब हमारा ना टास्क है ना ये vb वाली वैल्यू को थोड़ा सा फोकस करने का, अंडरस्टूड। तो अब vb वाली वैल्यू को अगर फाइंड आउट करना है, तो आप बता दो कहां से कहां तक का जर्नी, फ्रॉम a टू d तक का जर्नी। तो जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, u स्क्वायर प्लस 2as है। फाइनली पार्टिकल कहां पहुंच रहा है, b पे पहुंच रहा है, इसके लिए वेलोसिटी को हमने vb ले लिया। जो u की वैल्यू है वो क्या है, वो 0 रहेगा ही रहेगा a टू b जर्नी के लिए, ठीक है। जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो g है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। हमको नहीं ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखना है कि ये इसकी वैल्यू कितनी है। अब समझो जरा कि आप बस खाली vb स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gs ऐसे लिखो, ये तो टेंस टू जो दे रहा हूं वो समझने के हिसाब से। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, a से b तक मूव होने के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट है, x है, इसकी वैल्यू x है। तो अब ये में क्या मिलेगा, vb स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 0 प्लस 2 हो गया, g हो गया और ये x हो गया। तो समझने के हिसाब से देखो तो vb स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 2gx हो गया। वैसे जरूरत हमको तो vb स्क्वायर की ही है ना, बट फिर भी थोड़ा एक स्टेप और लिख लो, कभी हो सकता है जरूरत पड़ जाए। तो vb की वैल्यू क्या आएगा 2gx। तो हमें vb स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूं। तो लेट्स सी, ये हो गया वैल्यू हाफ हो गया, ये m हो गया, vb स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, ये अंडर रूट ऑफ, अच्छा vb स्क्वायर का 2gx हो गया ना, तो vb स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूं 2gx हो गया। और ये वैल्यू को आप ओपन कर दो इस ब्रैकेट को, तो क्या होगा mg हो गया और h हो गया, ये माइनस से अगर आपने तो mg माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस mgx हो गया। यहाँ पे होगा 2 and 2 कैंसिल, तो हमको क्या मिला यहाँ पे, वी आर गेटिंग mgx प्लस क्या मिला हमको mgh माइनस क्या मिलेगा mgx मिलेगा। तो समझना क्या है कि जो mgx का वैल्यू है mgx से कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पे हमको क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग इट एज mgh। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ए पे और बी पे जो है वो क्या हो गया, सेम हो गए। अभी हम ये थर्ड पॉइंट का भी मैकेनिकल एनर्जी देख लेते हैं कि थर्ड पॉइंट में मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा, ए सी कंसिडर कर लो। तो मतलब ए से बी, बी का निकाल लिया आपने, ए का निकाल लिया यहाँ पे, बी का निकाल लिया यहाँ पे, और सी का देख लेते हैं। तो ये हो गया टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू, ये क्या होगा
काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी एट सी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं टोटल एनर्जी एट सी ले रहा हूं तो कंडीशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट सी क्या होगा, हाफ हो गया mvc² हो गया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी एट सी पॉइंट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एक्चुअल में हाइट की वैल्यू ग्राउंड पे क्या होगा, 0 होगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, 0 हो गया। क्लियर। तो अब अगर पोटेंशियल एनर्जी वहां पे 0 हो गया तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म पे थोड़ा सा फोकस करके देख लेते हैं कि व्हाट डू वी गेट इन दैट केस। तो अब आपने यहाँ पे क्या किया है कि आपने बताया, अब इसको स्टडी करने के लिए वापस आप ए से ही जर्नी को लो, बेटर होगा क्योंकि ए का वैल्यू 0 है। तो अब आपने क्या लिया, यहाँ पे लिखा कि फ्रॉम ए टू सी, वी आर टेकिंग जर्नी फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी जर्नी के लिए क्या होगा, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू एज फार वी नो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a या 2gs बराबर। तो यहाँ पे v c का पॉइंट है, बट ना जब a टू c जर्नी के लिए आप ले रहे हो, a टू c जर्नी के लिए तो जो इनिशियल वेलोसिटी है a पे ना वो क्या है, 0 है, तो दिस टेंड्स टू 0। बट ना s की वैल्यू क्या होगा, हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इट विल हैव, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, a से c तक आने के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी h, ये वैल्यू हो जाएगा h। उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से bc स्क्वायर का वैल्यू होगा, ये तो 0 हो गया प्लस ये 2gh हो गया, मींस bc स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल रही है 2gh, करेक्ट। अब एक और पॉइंट है कि तो bc का वैल्यू क्या होगा, bc का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh, बट हमको ना bc से मतलब है, हमको bc स्क्वायर से मतलब है, तो अभी विल पुट दैट वैल्यू वही है। तो क्या मिला, टोटल एनर्जी एट सी इज व्हाट, ये हाफ हो गया, दिस इज n, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ bc स्क्वायर, bc स्क्वायर इज नथिंग बट 2gh, so 2 will get cancelled, so total energy at c is what, it is mgh. This is what equation number 3. So as you can see from equation number 1, equation number 2 and equation number 3, so total energy or the mechanical energy all three places same. Okay, so you can mention from 1, 2 and 3. It is clear that mechanical energy at every point, mechanical energy at every point is conserved, कब conserved और constant you can say conserved during free या during free fall, आप ऐड करो during free fall, ठीक है। So I hope ये बात आपको समझ में आए होंगे। This derivation you have done in 9th standard, ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में। So I hope whatever I explained up till now you people understood. Thank you very much.